नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे चर्चित म्यूजिक आइकॉन गुलशन कुमार मर्डर की बात, जिसके कई अनसुलझे सवालों के जवाब जानने को लोग हैं बेताब। आइए देखते हैं देश के बहुचर्चित मर्डर की कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी ये वारदात। आज से 28 बरस पहले 12 अगस्त मंगलवार के दिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सरताज गुलशन कुमार का दिन दहाड़े हुआ था मर्डर। मुंबई के पॉश इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरा देश रह गया था सन्न। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के गुर्गों ने दिया था वारदात को अंजाम। फिरौती की रकम देने को तैयार नहीं थे गुलशन कुमार। आइए देखते हैं कैसेट किंग की मर्डर मिस्ट्री की ये अनसुलझी दास्तान। गुलशन कुमार एक ऐसा नाम जिसने भारतीय संगीत की दुनिया को नए मायने दिए। कैसेट बेचने की एक मामूली दुकान से शुरुआत कर उन्होंने टी सीरीज जैसे विशाल म्यूजिक साम्राज्य की नींव रखी, जो आज भी हर गली, हर शहर और हर दिल में गूंजता है। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले इस साधारण इंसान की कहानी 12 अगस्त 1997 को एक भयानक मोड़ पर आकर थम गई, जब मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया और पुलिस तंत्र की सच्चाई की खौफनाक परछाइयां छिपी थी। ये लेख गुलशन कुमार के संघर्ष, उनकी महानता और उनकी हत्या के पीछे छिपे रहस्यमयी और साजिश भरे सच की परतें खोलता है। गुलशन कुमार का जीवन दूरदृष्टि, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आप समझ लीजिए, एक साधारण पंजाबी परिवार में उन्होंने जन्म लिया 5 मई 1956 को। उनके पिताजी जूस बेचा करते थे, लेकिन गुलशन कुमार के मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में बिजनेस की समझ थी, व्यवसाय की समझ थी। काम को लेकर वो जुझारू थे। उन्होंने कुछ बड़ा करना था, ये उन्होंने ठान के रखी हुई थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि भाई वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आएंगे। तो उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के नाम से एक सस्ती दरों पर कैसेट्स बेचने का जो काम है उसकी शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने एक दुकान खोली और उसके साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और फिर उन्होंने, देखिए, भजन के गीत हो, संगीत हो या फिर भारतीय संगीत उद्योग में आप समझ लीजिए सबसे अव्वल श्रेणी में, प्रथम दर्जे का अगर कोई नाम था तो वो उन्हीं का नाम हुआ करता था। और साथ ही साथ देखते ही देखते पूरी इंडस्ट्री में, पूरे भारत में उनका नाम गूंजने लगा। और इसी के साथ मेहनत करते करते उन्होंने टी सीरीज की स्थापना करी, उन्होंने टी सीरीज को लॉन्च किया। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, बेखुदी जैसी फिल्मों के सुपरहिट संगीत से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। साथ ही उन्होंने सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल,
और अनूप जलोटा जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों को न सिर्फ मंच दिया बल्कि इन्हें एक अलग पहचान दिलाई। गुलशन कुमार न केवल संगीत जगत के शिखर पुरुष थे बल्कि एक गहरे धार्मिक और करुणामयी हृदय वाले इंसान भी थे। उनकी आस्था का केंद्र मां वैष्णो देवी थी, जिनके प्रति उनकी भक्ति अत्यंत गहरी थी। उन्होंने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास एक भंडारे की व्यवस्था की थी, जो 24 घंटे श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रदान करता था। ये सेवा आज भी जारी है और लाखों श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचा रही है। केवल भंडारा ही नहीं, गुलशन कुमार ने समाज के लिए कई धर्मार्थ काम किए, चाहे वो इलाज के लिए आर्थिक सहायता हो या शिक्षा और भोजन की व्यवस्था। उनकी धार्मिक भावना और सेवा भावना उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पक्ष था जिसने उन्हें न केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि एक श्रद्धेय जनसेवक के रूप में भी स्थापित किया। लेकिन उनकी यही भक्ति, उनकी जनसेवा किसी की आंखों में खटक गई। 12 अगस्त 1997 का दिन भारतीय संगीत उद्योग के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उस सुबह गुलशन कुमार रोज की तरह मुंबई के अंधेरी इलाके के जीतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने गए थे। भक्ति में लीन गुलशन कुमार को यह अंदेशा नहीं था कि यही सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी होगी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उन पर 2 से 3 हमलावरों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। कुल 16 गोलियां उनके शरीर में उतार दी गईं। जान बचाने की कोशिश में उन्होंने आसपास के घरों में मदद के लिए दरवाजे खटखटाए, लेकिन डर और दहशत के माहौल में किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। गुलशन कुमार ने वही सड़क पर तड़पते हुए दम तोड़ दिया। ये घटना न केवल एक निर्दोष और श्रद्धालु व्यक्ति की हत्या थी, बल्कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुलशन कुमार की हत्या के पीछे जो साजिश रची गई, उसका धागा सीधे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा। जांच में सबसे बड़ा शक दाऊद इब्राहिम के गैंग पर गया, जिस साजिश ताना बाना उसके सहयोगी अबू सलेम ने गढ़ा। उस समय दाऊद इब्राहिम का ये गैंग बॉलीवुड पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश में लगा था। बताया जाता है कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार से हफ्ता मांगा था, यानी 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी, जिसे देने से गुलशन कुमार ने साफ इनकार कर दिया। उनकी धार्मिक आस्था और निडरता ने उन्हें धमकियों से नहीं डरने दिया, लेकिन इसी साहस ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की आंखों की किरकिरी बना दिया। फिरौती ना देने और लगातार मिल रही धमकियों को नजरअंदाज करने के बाद अबू सलेम ने उनकी हत्या की साजिश रची और शार्प शूटर्स भेजे। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटेक्शन मनी न देने का फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी कीमत बन गया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद जब जांच शुरू हुई तो पुलिस की नजरें संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में से नदीम सैफी पर जाकर टिक गईं। जांच में दावा किया गया कि गुलशन कुमार और नदीम सैफी के बीच व्यावसायिक मतभेद चल रहे हैं। नदीम ने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से संपर्क किया। डॉन के साथ मिलकर नदीम सैफी ने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोप लगाया कि नदीम ने ही शार्प शूटर हायर किए थे। घटना के बाद नदीम सैफी लंदन भाग गया। वहां से उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार इनकार किया। आखिरी में साल 2002 में भारतीय अदालत ने सबूतों की कमी के चलते उनके खिलाफ हत्या का केस तो रद्द कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी वारंट अब भी कायम है। इस हत्या में अब्दुल रऊफ मर्चेंट, जिसे दादा के नाम से भी जाना जाता है, को मुख्य शूटर माना गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो दुबई भाग गया, लेकिन वहां उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। लंबे ट्रायल के बाद 2002 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यही वो अपराधी था
जिसने गुलशन कुमार को दिन दहाड़े गोली मारी और भारतीय संगीत उद्योग को एक ऐसा घाव दिया जो आज भी गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारकर ली जाती है गुलशन कुमार की जान। 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है टी सीरीज के मालिक का काम। लेकिन हत्या के बाद होता है ऐसा खुलासा जिसने मुंबई पुलिस पर खड़ा किया सवाल या निशान। हत्या का पता लगने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं बचा पाई भजन सम्राट की जान। देखिए हत्या के पीछे की कहानी के सारे राज, मंदिर, मौत और मिस्ट्री की ये दास्तान। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों ने गुलशन कुमार पर करीब 16 गोलियां दागी और उनके शरीर को छलनी कर दिया। और हत्यारे ने अबू सलेम को फोन किया ताकि वो गुलशन कुमार की चीखें सुना सके। मां के भक्त की हुई निर्मम हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। गुलशन कुमार हत्याकांड की जांच में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन अदालत में चलते लंबे मुकदमे के बाद अप्रैल 2002 में इनमें से 18 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सिर्फ अब्दुल रऊफ मर्चेंट को हत्या का दोषी ठहराया गया। रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2009 में बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन शूटर रऊफ मर्चेंट बांग्लादेश फरार हो गया। पर कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो ज्यादा दिन बच नहीं पाया और फर्जी पासपोर्ट मामले में बांग्लादेश पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। रऊफ नवंबर 2016 में फिर से भारतीय कानून के शिकंजे में आ गया और अब उसकी मुश्किल और भी बढ़ गई। बांग्लादेश से लौटने के बाद रऊफ ने पूछताछ में बताया था, उसके आका दाऊद इब्राहिम ने यह बताया था कि पैरोल खत्म होने के बाद जेल जाने का इंतजार नहीं करना बल्कि बांग्लादेश निकल जाएं। ये तरतीब उसने उसको बताई थी कि भाई बांग्लादेश निकल जाएं। आपको बताएं, औरंगाबाद जेल से छूटने के बाद ये आप जान लीजिए राउफ ने मुंबई में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताए, कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताए। वो लगभग 10 दिन अपने परिवार के साथ रहा और 11वें ही दिन वो वहां से निकल गया। ट्रेन पकड़कर वो कोलकाता की ओर वो जो है वो आगे बढ़ गया और उसी के बाद एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर उसे वहां से एक एजेंट मिल गया और सीमा पार करवा के उसे वहां से वो बांग्लादेश ले गए। वहीं मुंबई पुलिस पैरोल से भागने के लिए मर्चेंट पर मुकदमा दर्ज कर चुकी थी। उधर रऊफ दुबई निकलने की फिराक में बांग्लादेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने पासपोर्ट का फर्जीवाड़ा पकड़ लिया था। रऊफ बांग्लादेश में गिरफ्तार हो गया। उसे 5 साल के लिए जेल की सजा हुई। हालांकि 2014 में जेल से बाहर निकल गया। उसी साल आतंकियों से लिंक मिलने पर फिर रऊफ गिरफ्तार किया जा चुका था। रऊफ बांग्लादेश की जेल में 2 साल भी रहा। 2016 में जेल से निकला तो भारतीय एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। दरअसल दाऊद का ये गुर्गा भारतीय खुफिया विभाग के एक एजेंट के बहकावे में आ गया।
एजेंट ने रऊफ के सामने खुद को डी कंपनी के सदस्य के रूप में पेश किया और भरोसा दिलाया कि वह उसे भारत वापसी के लिए सीमा पार करवाने में मदद करेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन जैसे रऊफ भारतीय सीमा में घुसा, बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में बीएसएफ ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी और मुंबई पुलिस ने रऊफ को अपने हिरासत में ले लिया। खबरी ने पुलिस को बताया था गुलशन कुमार की हत्या होने वाली है। शिव मंदिर के पास कोई गुलशन कुमार पर गोली चलवाने वाला है। राकेश ने खबरी से पूछा था, क्या खबर पक्की है? इसके जवाब में खबरी ने कहा, साहब खबर एकदम पक्की है। मारिया ने अपने खबरी से पूछा, विकेट कौन गिराने वाला है? तो खबरी से जवाब मिला, अबू सलेम। ये जानकारी मिलने के बाद राजेश मारिया ये सोचने लगे कि क्या करें। खबरी से जानकारी मिलने के दूसरे दिन उन्होंने बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को फोन किया। उनसे पूछा कि क्या आप गुलशन कुमार को पहचानते हैं? पहले तो सुबह सुबह फोन आने के बाद महेश भट्ट चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वो गुलशन कुमार को पहचानते हैं और वो उनकी फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं। भट्ट ने इसकी भी पुष्टि की कि गुलशन कुमार सुबह शिव मंदिर जाते हैं। और 12 अगस्त 1997 को ठीक वैसे ही हुआ था जैसा खबरी ने बताया था। गुलशन कुमार शिव मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले ही थे कि उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं। राकेश मारिया ने अपनी किताब में यह भी स्वीकार किया कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि उनके पास जानकारी होने के बावजूद वे उस हत्या को नहीं रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गुलशन कुमार, जिसका कई देशों में फैला था कारोबार, अपने उसूलों में चली गई उसकी जान। अदालतों में इंसाफ की लड़ाई आज भी लड़ रहा है उसका परिवार। आइए देखते हैं कानून की नजरों में कौन है गुनहगार। आज से ठीक 28 साल पहले भारतीय संगीत उद्योग को एक ऐसा झटका लगा जिससे वो आज तक उभर नहीं पाए। गुलशन कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां चली। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म। लेकिन वहीं निढाल हो, तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींच कर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत होते हैं। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम चौंकाने वाला था। टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का नाम भी हत्याकांड में आया। पुलिस का दावा है रमेश ने भजन सम्राट की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी दी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई और इसी के साथ साथ इसलिए अदालत ने उसे बेगुनाह मान लिया। अब इसमें आगे क्या है वो भी जान लीजिए। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। भारत सरकार ने और सरकार की तरफ से आप देखिए उसके प्रत्यर्पण की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो काफी नहीं हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सबूत दिए गए थे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से यानी ब्रिटिश अदालत की तरफ से ये कहा गया कि वो साक्ष्य जो दिए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं और इसी के चलते उसका जो प्रत्यर्पण है वो संभव नहीं हो सका। उसके बाद उसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और तब से वो कभी भारत नहीं लौटा है। जहां तक अबू सलेम की बात है तो उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाए गए, लेकिन उस पर कभी भी गुलशन कुमार की हत्या का मुकदमा नहीं चला। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुए समझौते की शर्तें। अबू सलेम पर सिर्फ वही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी और इस सूची में गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को
एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया। तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते ही अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस चल नहीं पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इस मामले की छानबीन के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने सभी को सन्नी कर दिया। पुलिस को वो हथियार बरामद हुआ जिससे गुलशन का कत्ल हुआ था। उस हथियार पर लिखा था मेड इन बमहोर। मुंबई पुलिस की टीम दुनिया के सामने तमाम देशों में बमहोर नाम की जगह तलाशने लगी। पुलिस मानकर चल रही थी ये कोई देश होगा या कोई बड़ा शहर, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान मुंबई पुलिस के एक ऐसे अफसर को बुलाया गया जिसका ताल्लुक यूपी से था। जब उस अधिकारी ने आकर हथियार की जांच की तो पता चला कि वो बमहोर दुनिया का कोई देश नहीं या कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि यूपी के आजमगढ़ जिले का एक गांव है। इस खुलासे के बाद आजमगढ़ का बमहोर मशहूर हो गया। गुलशन कुमार की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। उनकी विरासत आज भी कायम है। उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक ब्रांड्स में से एक बना दिया है, जबकि उनकी बेटियां तुलसी और खुशहाली भी संगीत और फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हमारे संडे स्पेशल शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।